चलो स्टार्ट करेंगे। आज का है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। इसमें सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी होता है और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर भी होता है। लेकिन सबसे पहले यदि हम 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को समझ लें तो सिंगल फेज को भी आराम से समझ लेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको एज अ सेम अल्टरनेटर की तरह मिलेगा। अब ये जो अल्टरनेटर होता है, आपको मालूम है अल्टरनेटर से क्या जनरेट करते हैं? एसी जनरेट करते हैं। अल्टरनेटर से एसी जनरेट किया जाता है। एज अ सेम कंस्ट्रक्शन किसका होता है? अल्टरनेटर का। और यही अल्टरनेटर का जो कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको सेम सिंक्रोनस मोटर की तरह होगा। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, सबसे पहले भी मैं आपको बताना चाहूं डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में हमने देखा था कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक डीसी मोटर और दूसरा डीसी जनरेटर। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? वैसे ही एसी मशीन और एसी मशीन में इसके भी बेसिकली 2 टाइप है। तो एसी मशीन में यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर। ठीक। तो सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर इन दोनों का कंस्ट्रक्शन कैसा मिलेगा? एज अ सेम। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एसी मशीन। अब ये डीसी मशीन में आपने देखा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन एज अ सेम मिलता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डीसी मशीन। वैसे ही एसी मशीन में सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा मिलेगा? एज अ सेम मिलेगा, समान मिलेगा। आप देख के पहचान सकते हैं। तो हम ये अल्टरनेटर को सिंक्रोनस मोटर की तरह यूज कर सकते हैं और सिंक्रोनस मोटर को अल्टरनेटर की तरह यूज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? तो सिंक्रोनस मोटर को अल्टरनेटर की तरह यूज किया जाता है एज अ सेम, जैसे डीसी मोटर को डीसी जनरेटर की तरह यूज किया जा सकता है, वैसे ही यहां पर सिंक्रोनस मोटर को अल्टरनेटर की तरह यूज किया जा सकता है। आप वहां से उठ जाइए। ठीक। अब देखेंगे इसकी स्पीड। तो स्पीड की बात कर रहा हूं तो स्पीड का फार्मूला है, इसे कहा जाता है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड। और ये सिंक्रोनस स्पीड है इसे एनएफ से शो किया जाता है। इसका फार्मूला ही है 120F/P। तो ये जो 120 है ये प्रत्येक फेज के बीच का डिफरेंस होता है। तो प्रत्येक फेज के बीच का जो डिफरेंस की बात करें तो आर, वाई और बी, तो ये प्रत्येक फेज के बीच में 120 का कोण बनता है। आर से वाई के बीच में 120 अंश का कोण बनेगा, वाई से बी के बीच में 120 का मिलेगा कोण, और आर से वाई के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ये तो हो गया, आपको 120 भी समझ में आ गया कहां से आया है। उसके बाद एफ से क्या है? एफ इज फ्रीक्वेंसी। एफ इज फ्रीक्वेंसी। वैसे देखेंगे तो क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स। और एनएस सिंक्रोनस स्पीड, इसको एनएस से शो किया जाता है। अब इस मोटर की खासियत होती है कि ये 1250 आरपीएम से 1500 आरपीएम तक रोटेट करती है। मतलब इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम स्पीड 1500 आरपीएम। ये याद रखेंगे आप, 1500 आरपीएम ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। जैसे इंडक्शन मोटर की स्पीड हमें मिलेगी 3000 आरपीएम, वैसे ही सिंक्रोनस मोटर की स्पीड 1500 आरपीएम मैक्सिमम होती है। क्लियर? इसका समझ में आ रहा है सभी को? अब यदि हम देखें यहां पर कि इसका स्टेटर पोल और रोटर पोल ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। जैसे इंडक्शन मोटर में हमने देखा था कि यदि स्टेटर पोल और रोटर पोल दोनों आमने सामने हो जाए तो मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, और मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं तो इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं करती। परंतु यहां पर उसी चीज का फायदा उठाएंगे हम। स्टेटर पोल और रोटर पोल ये दोनों जब आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे तो ये सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है। तो जो मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करे उसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। क्लियर है? इसका समझ में आ रहा है सभी को? तो इसका कंस्ट्रक्शन है, ये दिख रहा है आपको, इसका कंस्ट्रक्शन ये
रोटर का कंस्ट्रक्शन है और बाहर में आपको मिलेगा स्टेटर का कंस्ट्रक्शन। चलिए इसके बाद यदि हम देखें स्टूडेंट तो ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर नॉट स्टार्टेड फॉर सेल्फ, मतलब कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, लिखा हुआ है सिंक्रोनस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्ट मोटर। इट इज ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती। मोटर को सप्लाई दे दी हमने और स्विच को ऑन कर दिए और ये मोटर सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती, इसको हम अलग से सप्लाई देकर सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं, तो अलग से कुछ एक्स्ट्रा फीड करेंगे इसमें, तो ये जो सिंक्रोनस मोटर है सेल्फ स्टार्ट होती नहीं। तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट जब इसे करना है तो एक्स्ट्रा हम पोनी मोटर लगाते हैं और इसी पोनी मोटर को डीसी मोटर कहा जाता है। अब ये जो डीसी मोटर है ये डीसी मोटर का यूज कहां करेंगे, किसको घुमाने के लिए करेंगे, तो यही जो रोटर पार्ट है ये दिख रहा है आपको रोटर, इसी रोटर को घुमाने के लिए एक्स्ट्रा हम डीसी मोटर का यूज करते हैं। और ये थ्योरेटिकली यदि वर्ड इसका है पोनी मोटर, थ्योरेटिकली क्या है ये पोनी मोटर। और इसके शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं, मतलब कि डीसी मोटर का शाफ्ट किससे कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा, सिंक्रोनस मोटर के रोटर से। सिंक्रोनस मोटर के रोटर से डीसी मोटर का शाफ्ट कनेक्ट होगा, डीसी मोटर रोटेट करेगी यानी पोनी मोटर रोटेट करेगी तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर का रोटर भी रोटेट करेगा। इट मींस इस टाइप से आप यदि इसका कंस्ट्रक्शन में बनाओ, ठीक है, ये मोटर के अंदर का रोटर है, ये रोटर भाग है, इसको है मोटर आगे, क्लियर है ना। अब यहां पर कोई एक और मोटर मैंने लगा दिया है जिसे आप कहते हैं डीसी मोटर। तो ये डीसी मोटर का रोटर और सिंक्रोनस मोटर का रोटर और ये डीसी मोटर का रोटर, ठीक है, ये दोनों कनेक्ट हो गए, ये दोनों कनेक्ट हो गए। सर क्लास लग रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ठीक। तो सिंक्रोनस मोटर और डीसी मोटर, तो डीसी मोटर का रोटर किससे कनेक्ट हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर के रोटर से, ठीक, इतना समझ आ रहा है आपको। तो डीसी मोटर जब रोटेट करेगी तो ये सिंक्रोनस मोटर के रोटर को रोटेट करेगी, मतलब घुमाएगी, दोनों एक ही शाफ्ट में कनेक्ट है ना। ये क्या है, बीच में शाफ्ट लगा हुआ है और इसी शाफ्ट से रोटर कनेक्ट है। तो इस सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाएगी। जब सिंक्रोनस स्पीड में सिंक्रोनस मोटर का रोटर रोटेट करना चालू कर देगा, इसको लगा दो, रोटेट करना चालू कर देगा तो ये मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे स्टार्ट हो जाएगी। और तब हम एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि हम यहां पर फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देंगे डीसी, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को यहां पर डीसी सप्लाई देंगे, इसको देंगे हम, हाँ, इसको डीसी सप्लाई देंगे। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसको एसी सप्लाई देंगे। तो आर्मेचर वाइंडिंग को एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई देने पर ये क्या करेगा, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर देगा, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर देगा और सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले हम 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए अलग से पोनी मोटर मतलब डीसी मोटर का यूज करते हैं सेल्फ स्टार्ट के लिए, ठीक। जैसे ही इसके साथ चीज को कनेक्ट करेंगे तो ये सिंक्रोनस स्पीड में सिंक्रोनस मोटर रोटेट करना चालू कर दी, मतलब रोटर वाला पार्ट खुलेगा, अभी मोटर स्टार्ट की हुई है। तो फील्ड वाइंडिंग को कौन सा सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं एज ए एक्साइटेशन के लिए, किसके लिए, एक्साइटेशन के लिए, एक्साइटेशन के लिए। इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्साइटेड करेंगे, एक्साइटेड करेंगे, पोल को उत्तेजित करेंगे, समझ रहे हैं, पोल को क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे, एक्साइटेड करेंगे। जब पोल उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, तो ये एक्साइटेशन की 2 कंडीशन होती है, एक अंडर एक्साइटेशन और दूसरा ओवर एक्साइटेशन, इसकी 2 सिचुएशन होती है। तो फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देंगे, इसको एक्साइटेशन करेंगे, जब ये एक्साइटेड हो जाएगा तो आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई देंगे हम 3 फेज एसी सप्लाई। और जब आर्मेचर को 3 फेज एसी सप्लाई दे दिया जाएगा तो ये स्टेटर पोल और रोटर पोल, स्टेटर पोल और रोटर पोल ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। जब मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे तो सिंक्रोनस मोटर रोटेट करना, रन करना, घूमना चालू कर देगी। क्लियर है,
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर, ये सेल्फ स्टार्टिंग पावर इसका 0 होता है स्टार्टिंग कंडीशन में। सेल्फ स्टार्टिंग पावर क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद इसकी जो रेटिंग मिलेगी आपको कितनी मिलेगी? मैक्सिमम रेटिंग, याद रखिएगा मैक्सिमम रेटिंग इसकी मिलेगी 150 किलोवाट से 15 किलो मेगावाट तक। मेगावाट, ये मेगावाट में याद रखिएगा, एम से क्या है? मेगावाट, याद रखिएगा। ये मैक्सिमम रेटिंग है 15 मेगावाट मैक्सिमम रेटिंग, ठीक है। तो 150 किलोवाट से स्टार्ट करते हैं इस मोटर को और इसकी रेटिंग हाईएस्ट 15 मेगावाट तक की मोटर बनाई जाती है, ठीक है। स्लिप का मान क्या होगा? स्टार्टिंग में 0 होगा, ठीक। स्पीड रेगुलेशन इसका 0 होगा, मतलब मैक्सिमम चीज इसकी 0 हो रही है। एक तो स्टार्टिंग पावर भी 0, स्पीड रेगुलेशन भी 0, स्लिप का मान भी 0, दिख रहा है तो कंटिन्यूसली। अब यहां पर हम बात करें स्टूडेंट, इसमें जो पोल यूज किया जाता है ये पोल करते हैं सेलिएंट पोल रोटर। कैसा रोटर यूज करते हैं? सेलिएंट पोल, इसको हिंदी में समुन्नतकारी कहा जाता है, समुन्नतकारी रोटर। तो ये पोल जो होगा इसमें जो रोटर यूज करेंगे वो सेलिएंट पोल टाइप का रोटर यूज करेंगे। तो सेलिएंट पोल रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा मिलेगा? देखो यहां पर ये पोल दिख रहा है आपको, ये रोटर का पोल है और ये किसका है? सेलिएंट पोल है। मतलब इसका जो एक्सल लेंथ यहां पर क्या दिख रही है आपको? एक्सल लेंथ, ये जो एक्सल लेंथ है ये क्या है? पतला है। एक्सल लेंथ जो है ये पतला है, यहां दिख रहा है। तो यहां से यहां तक का जो है डायमीटर आपको कम दिख रहा है, लेकिन इसका रोटर का डायमीटर यदि ऐसा करते हैं तो कितना बड़ा होगा नहीं। तो कहने का मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, इसी को सेलिएंट पोल रोटर कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखें, ये सेलिएंट पोल रोटर क्या काम करता है? रिलक्टेंस टॉर्क प्रोवाइड करता है। और रिलक्टेंस क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है रिलक्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या काम करता है? बाधा उत्पन्न करने का काम। वैसे ही रिलक्टेंस का काम क्या है? मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का। तो इसमें ये जो सेलिएंट पोल रोटर होता है ये रिलक्टेंस टॉर्क प्रोवाइड करता है। लोड को बढ़ाते हैं तो इसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब कि स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए ये जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। आप लोड कितना भी बनाएंगे उसकी जो कांस्टेंट स्पीड होगी 1500 आरपीएम, वो 1500 आरपीएम ही रहेगी, ठीक है। और उसके बाद यदि देखें तो ये सभी पावर फैक्टर पर वर्क करता है। तो सभी पावर फैक्टर में कौन कौन से पावर फैक्टर आते हैं? तीन प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं। एक तो लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा लीडिंग पावर फैक्टर और तीसरा यूनिटी पावर फैक्टर। हिंदी में कहें लैगिंग मतलब क्या होता है? पश्चगामी, लीडिंग मतलब अग्रगामी और यूनिटी मतलब इकाई। तो पावर फैक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है? शक्ति गुणांक। क्या कहा जाता है? शक्ति गुणांक। तो ये तीनों शक्ति गुणांक पर, मतलब तीनों पावर फैक्टर पर वर्क करता है। अग्रगामी शक्ति गुणांक, पश्चगामी शक्ति गुणांक और इकाई शक्ति गुणांक। क्लियर है इसका? सभी को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? चलिए, अब ये वर्क कैसे करता है? तो ये वाइड रेंज ऑफ लीडिंग, दिख रहा है आपको? वाइड रेंज ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर पर भी और लैगिंग पावर फैक्टर पर भी, दोनों पावर फैक्टर पे काम करता है। ये बेसिकली तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है, लेकिन इसका जो वर्क है स्टार्टिंग यदि हम देखें तो लैगिंग और लीडिंग ये दोनों पावर फैक्टर होगी वाइड रेंज में, मतलब लार्ज रेंज में, ज्यादा अधिक रेंज में, चौड़ा। वाइड रेंज का होता है चौड़ा, मतलब अधिक रेंज में लैगिंग और लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पे मैक्सिमम रूप से वर्क करता है, ठीक है। यूज कहां करते हैं इसका यूज? अब भाई कभी भी कोई भी चीज इनोवेट होती है, जैसे अभी बैटरी से चलने वाली बाइक की खोज हो गई और वर्तमान समय में यूज भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों खोज किया गया? उसके पीछे रीजन है क्योंकि पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ने लगा और प्रदूषण भी ज्यादा होने लगा। तो प्रदूषण को कम करना है, फिर हम
पेट्रोल डीजल की बचत भी करना है, पेट्रोल डीजल का यूज कम करना है, पैसा ज्यादा हम उसमें वेस्ट करते हैं, तो वैसे ही उसकी आवश्यकता की रिक्वायरमेंट, जैसे कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये प्रोफेसर टेरी ने कहा था। किसने कहा था? टेरी ने। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहां पर स्टूडेंट ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसकी खोज करने के पीछे रीजन यही था कि ये पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करती है, पावर फैक्टर को बढ़ा देती है। अब देखिए बेसिकली ये होता है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े उद्योगों में, जैसे कार फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है, जिसे कार फैक्ट्री या ऑटोमोबाइल फैक्ट्री कहा जाता है, जहां 2 व्हीलर बनते हैं, 4 व्हीलर बनते हैं, बड़े बड़े मोटर बनते हैं, बड़े बड़े जनरेटर, मशीन, बहुत सारी चीज बनती है। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिकल मशीन यूज की जाती है उनका पावर फैक्टर ऑलरेडी बहुत डाउन रहता है वहां का। मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में पावर फैक्टर डाउन मिलेगा आपको, और पावर फैक्टर यदि डाउन हो जाए वहां का, तो पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शक्ति गुणांक है ना ये, तो शक्ति का गुणांक शक्ति गुणांक है, तो ये जो शक्ति गुणांक है पावर फैक्टर, इसको इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। यदि इस पावर फैक्टर को हम नहीं बढ़ाएंगे तो बिजली का बिल आवश्यकता से अधिक आएगा। दूसरी बात, मशीन की इफिशियंसी कम मिलेगी। मशीन की इफिशियंसी मतलब दक्षता, मशीन की दक्षता इफिशियंसी कम मिलेगी, कम काम करके देगी, ठीक है। उसके बाद बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। अरे उससे ज्यादा अच्छा है कि भैया पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने वाली कोई मशीन लगा लें। तो पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने वाली कोई मशीन जिसका नाम है, आपको पता है जिसका नाम क्या है? सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर का जब यूज करते हैं तो पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए करते हैं। अब ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए जब सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। अब उसका नाम हो जाता है सिंक्रोनस कंडेंसर। तो इसका नाम क्या हो गया? सिंक्रोनस कंडेंसर। और ये जो सिंक्रोनस कंडेंसर है इसमें 2 स्टेज होती है, एक अंडर एक्साइटेड और दूसरी ओवर एक्साइटेड। तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर वाली जो मोटर है ये कौन सी मोटर होती है? ओवर एक्साइटेड मोटर होती है। कौन सी मोटर होती है? ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। और ये सिंक्रोनस मोटर एसी और डीसी दोनों पावर फैक्टर, मतलब एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए एलिजिबल होती है। कहने का मतलब ये नहीं कि इस मोटर को हम डीसी से चला रहे हैं, कहने का मतलब ये है जो डीसी सप्लाई दिया जा रहा है ये कोर को एक्साइटेड करने के लिए। कहने का मतलब ये जो डीसी मोटर दिख रहा है आपको, मतलब इस मोटर को एक्साइटेशन के लिए अलग से डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। जैसे आप अल्टरनेटर पढ़ोगे तो उसको एक्साइटेशन के लिए अलग से डीसी सप्लाई दिया जाता है, वैसे ही इस मोटर को एसी सप्लाई की भी आवश्यकता होती है और डीसी सप्लाई की भी आवश्यकता होती है। क्लियर है? ये दोनों सिचुएशन आपको याद रखना होगा। इसका फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए वर्किंग प्रिंसिपल कहां तक लिख लिया हमने?